Everyone. Today I'll discuss about electrical capacitance. So first of all, what is the definition of electrical capacitance? So its definition is ability to store charges in a conductor. मतलब किसी भी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ही कैपेसिटेंस है। ठीक है, जिस तरह से क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे कि रेसिस्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी था, उसी तरह कैपेसिटेंस भी यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? वहाँ पे तो रेसिस्टर का हुआ करता था, तो यहाँ पे कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर हमारे बहुत सारे गैजेट्स में लगे होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, तो टेलीविज़न हो गया, फिर तुम्हारा रेडियो हो गया, डिफरेंट फ़ैन हो गया, इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गया। हर गैजेट्स में कैपेसिटर का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कंटिन्यू रखता है करंट को, मतलब एक लिमिट में देता रहता है। ठीक है, तो उसका हम लोग प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल कैपेसिटर एक डिवाइस है, हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटर इज ए डिवाइस। इस तरह से तुमको बहुत सारे गैजेट्स में मिल जाएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं। तो कैपेसिटर का ये कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर इज अ डिवाइस एंड इट्स प्रॉपर्टी इज द कैपेसिटेंस। मतलब ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में चार्ज को, मतलब चार्ज जो होता है वो स्टोर होता है। चार्ज स्टोर होता है, मतलब मेरा चार्ज को इसमें कंटिन्यू मान लो कहीं से करंट को सप्लाई कर दें, या तो बैटरी से दे दें या तो किसी से भी दे दें उस डिवाइस में, तो क्या करता है, चार्ज को वो स्टोर करता रहता है। तो ये देखो किस तरह से स्टोर करता है चार्ज को, देखते हैं। मान लो एक स्फेयर शेप का कुछ टाइप का मेरे पास डिवाइस है, स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे पास है। तो एक कैपेसिटर जो है, इसका रेडियस मान लो r है। ठीक है, तो यदि इसमें हम कहीं से इसको करंट सप्लाई दे रहे हैं, या तो कहीं से भी चार्ज इसमें आ रहा है, बैटरी से आ रहा है, या तो कहीं से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका चार्ज धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका भी लिमिट है, ये चार्ज जैसे ही फुल होगा उसके बाद ये करंट आगे सप्लाई करना स्टार्ट करता है। जब तक इसका फुल नहीं होता है कैपेसिटी, मतलब जितना इसका कैपेसिटी स्टोर करने का, जब तक ये स्टोर पूरा नहीं करेगा तब तक आगे सप्लाई करंट को नहीं करता है ये। ठीक है, तो उसके बाद मतलब इसका लीकेज प्रोसेस बोलते हैं, तो इसके बाद ही ये करंट को आगे सप्लाई करता है। तो देखो ये यदि मेरा चार्ज धीरे धीरे स्टोर हो रहा है, इसका मतलब क्या क्या इसके साथ बढ़ रहा है। सो देखो, यदि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक करें तो क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मतलब इसका आर तो कॉन्स्टेंट है, तो बढ़ क्या रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। इसका भी फॉर्मूला होता है इस तरह से कुछ। तो आर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं कि ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज विल इंक्रीज देन वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीज। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। मतलब इसका पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज करना ही मेन हमारा कैपेसिटेंस का काम है। कैपेसिटेंस का काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। तो देखो कैसे होता है, हम जान रहे हैं कि कैपेसिटर कैसे किस तरह से स्टोर कर रहा है चार्ज को। यदि कैपेसिटर चार्ज वो उसमें इंक्रीज हो रहा है तो 100% उसका क्या बढ़ रहा है, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो कैसे बढ़ रहा है। हम यदि यहाँ बोलें कि चार्ज के बढ़ने से, चार्ज यदि बढ़ रहा है तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि व्हेन चार्ज विल इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब चार्ज के बढ़ने घटने से हमारा क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ रहा है। इस तरह से पोटेंशियल कब बढ़ेगा, जब चार्ज मेरा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को यदि हटा दें हम तो क्या लिख सकते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू सी बी, दिस वन C इज द कैपेसिटेंस। तो इसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो वी कैन राइट हियर C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय V। इसका यूनिट यदि लिखो तो यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम डिवाइड बाय वोल्ट का, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज, तो ये जाएगा कूलम पर वोल्ट। इसी का नाम है हमारा फैराडे बोला जाता है इसको। फैराडे साइंटिस्ट ने अपना दिया था अपना नाम पे फैराडे, और भी शॉर्टकट में लिखा जाता है फैराड, फैराड लिखा जाता है इस तरह से। और भी शॉर्ट लिखना है तो F लिखा जाता है, F में फैराड। ठीक है, बट ये बहुत बड़ा यूनिट है। फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, बिकॉज ये 1 कूलम है, तो 1 कूलम इज द बिगेस्ट क्वांटिटी, बहुत बड़ा क्वांटिटी है एक कैपेसिटर के लिए। एक छोटा सा डिवाइस होता है कैपेसिटर, बहुत ही छोटा डिवाइस होता है, तो उसमें 1 कूलम बहुत बड़ा क्वांटिटी उसके लिए हो जाता है। तो उसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट फैराड के जगह हम लोग को माइक्रो, मिली, पिको वगैरह यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें, 1 कूलम इसमें स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा कैपेसिटी है। तो इसके माइक्रो फैराड, मिली फैराड, या तो पिको फैराड, या तो नैनो फैराड, इस तरह से। ठीक है, तो मिली के बारे में, माइक्रो के बारे में आप पता है आपको, मिली के बारे में पता है, फिर पिको के बारे में, पिको मतलब माइक्रो माइक्रो होता है, पिको मीन्स माइक्रो फैराड। माइक्रो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो मेरे 10 to the power -12 के बराबर पिको फैराड होता है आपका। और नैनो तो आप जानते हैं, नैनो इज इक्वल टू 10 to the power -9 फैराड। तो इतना कम वैल्यू का होता है उसका स्टोर करने का कैपेसिटी। 1 कूलम बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है, एक कैपेसिटर के लिए। तो आप जान चुके कि यूनिट क्या होता है इसका, फैराड। फॉर ऐसा यूनिट इज द फैराड। ओके, एंड अनदर यूनिट इज द माइक्रो फैराड, मिली फैराड, etc।
ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। अब कंडीशन यहाँ आता है, ये तो हम लोग देख लिए कि किस तरह से वोल्टेज बढ़ा तब जा करके हम लोग कैपेसिटेंस का फार्मूला जनरेट किए। तो कैपेसिटेंस जो है सो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। आप तो बोलोगे कि चार्ज कैपेसिटेंस जो है सो चार्ज पर डिपेंड करता है और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, बट नहीं, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड सिर्फ करता है तो किस पे करता है, डायमेंशन पे करता है, इसका डायमेंशन पे करता है। डायमेंशन में क्या क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे देखो इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा, स्फेरिकल रहे तो सरकमफेरेंस आएगा, और इसका सरफेस एरिया भी आ जाएगा कि या तो सरकमफेरेंस पे डिपेंड करेगा, इसका आर पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे तो डिपेंड करेगा ना, रेडियस और एरिया पर बात करें तो पायर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस टाइप का भी होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और सिंबल भी इसी टाइप का होता है। तुम्हारा कैपेसिटर का सिंबल जो है कुछ टाइप से होता है ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरह का सिंबल होता है। यदि इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, दोनों का एरिया सेम ही दिया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर जब भी बनता है ना तो सिलेंड्रिकल, भले तुमको इस तरह से दिख रहा है इस तरह से, लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल लाइक दिस, ये पेन है इस टाइप का शेप होता है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एक पार्ट तुम देखो इस साइड का, तो इस साइड का जो तुमको मिलेगा, दोनों साइड इस तरह से लगाया जाता है। कैपेसिटर बनाने का तरीका है कुछ है कि मान लो बीच में इंसुलेटर डाल दो और उसको लपेट दो कुछ टाइप से। खैर हम बनाने के लिए भी नहीं सिखा रहे हैं आपको, ये डिपेंड करता है तुम्हारा डायमेंशन पे। किस तरह से डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट यदि हम रखेंगे तो दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए, तो दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका एरिया, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, जिस प्लेट से हम बना रहे हैं उसका एरिया कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये उसको यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम स्फेयर है तो स्फेयर की जगह 4πr² होगा उसका एरिया तो वो हो जाएगा, और रेडियस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। डायमेंशन, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि देखो जब हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू क्या आया था, V/I कुछ टाइप से आया था। तो क्या वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता था, नहीं करता था। ये डिपेंड किस पे करता था, रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन, हम लोग बोलते थे डायमेंशन पे, किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता था, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता था। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, सेम कंडीशंस। जिस तरह से वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था और डिस्टेंस पे था, लेंथ पे था, यहाँ पे डिस्टेंस है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, मतलब वहाँ भी डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ भी मेरा डायमेंशन पे ही डिपेंड कर रहा है। बस इस तरह कोरिलेट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ क्लास 10th का टॉपिक। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यदि इसका कोई भी एक स्फेयर का हम लोग कैपेसिटेंस यदि निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, सो देखो हम यदि यहाँ पे एक निकालते हैं कैपेसिटेंस बाय अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी कैपेसिटेंस निकालते हैं, चलो छोड़ो देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर का कैपेसिटेंस हम निकाल के देखते हैं कि कितना होता है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर, एक कैपेसिटेंस एक स्फेयर के लिए निकालते हैं, तो देखो कितना आता है। तो एक स्फेयर ले लो कुछ टाइप से, ये मेरे पास स्फेयर है जिसका रेडियस R मान लो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, मतलब एक आइसोलेटेड स्फेयर बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेयर। इस स्फेयर का रेडियस कुछ इतना है। ठीक है, और इस पूरे सरफेस पे चार्ज Q के बराबर है, Q चार्ज है इसके पास। ठीक है, यदि इसके पास Q चार्ज है तो इसका हमको क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं कितना इसका कैपेसिटेंस है। तो हम लोग पोटेंशियल का सबसे पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाई R। यही चीज़ है, क्योंकि R यहाँ पे है, इसका चार्ज Q है, तो पोटेंशियल मिल गया हमको। तो पोटेंशियल जब मिल गया तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई V। देखो यहाँ से Q डिवाइड बाई दिस वन फार्मूला कैपेसिटेंस के लिए, तो Q बाई V होता है। तो Q तो रहेगा ही हमारा यहाँ पे, और V की जगह क्या वैल्यू पुट हो जाएगा, Q की जगह देखो, Q की जगह बोलते हैं V की जगह क्या वैल्यू पुट हो जाएगा, KQ डिवाइड बाई R। ये चीज़ पुट हो जाएगा, क्योंकि देखो V का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे V की जगह। तो देखो क्या होगा, Q विल गो कैंसिल, देन क्या हो जाएगा हमारा ऊपर 1 डिवाइड बाई K 1/R, कुछ इस टाइप से इसको ऊपर ले जाओ तो क्या मिलेगा मेरा रिजल्ट,
ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको के तो हो जाएगा आपका नीचे नीचे ही रहेगा, आर ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आर डिवाइड बाई के। ठीक है, अब के का वैल्यू क्या होता है, आर के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो इस के का वैल्यू इतना हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि यदि इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये भी तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका मिल गया कैपेसिटेंस। इससे क्या पता चल रहा है, आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ के क्या है, मेरा कांस्टेंट है, सिर्फ आर दिख रहा है, और आर इज डिपेंड्स ऑन कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हाउ, दिस इज द कांस्टेंट टर्म्स, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, सो वी कैन से कि इस कांस्टेंट टर्म के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी डाल दिए, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर। मतलब इस स्फेयर का रेडियस को यदि हम बढ़ा दें, मतलब इसके डायमेंशन को बढ़ा दें, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि यदि इसका रेडियस बढ़ेगा तो 100% इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उसके चार्ज, उसमें चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था, बस इसमें पोटेंशियल निकाले, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पुट के भी की जगह पुट करने से आपका डायरेक्ट रिजल्ट ये आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय आर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यदि इसी को पुट करते कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर यदि पुट करते तो कुछ इस तरह से डायरेक्ट आता। हम बाद में के का वैल्यू पुट किए, इसलिए कुछ इस टाइप से हुआ। ठीक है, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। और एक चीज़ में नया टर्म पॉइंट है जो नोट करने लायक है, नोट आपके लिए हम बता दे रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, मतलब कैपेसिटेंस वो भी तो स्फेयर शेप का है, हमारा अर्थ भी है जो, वो किस टाइप का शेप है, स्फेयर टाइप का, स्फेरिकल है, तो बोल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 711 माइक्रोफेराड, इतना वैल्यू का होता है, 711 माइक्रोफेराड अप्रॉक्स, इतना वैल्यू का माना जाता है, 711 माइक्रोफेराड, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, आज हम लोग डिस्कस किए कैपेसिटेंस के बारे में। और कैपेसिटेंस है क्या, वो बहुत सिंपल है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस इन ए कंडक्टर। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड किस तरह से कर रहा था, क्यू डायरेक्ट जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारा वोल्टेज बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो 100% चार्ज के बढ़ने से ही वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो कुछ टाइप से हमारा रिजल्ट था C=Q/V। और हम जानते हैं कि ये भी डायरेक्ट दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। और फिर स्फेयर का भी निकाल के दिखा दिया तो हमको पता चल गया कि रेडियस पे भी कैपेसिटेंस, मतलब उसका यदि किसी भी डिवाइस का, ये तो डिवाइस है, एक कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं यदि स्फेयर का, तो स्फेयर क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस मतलब क्या है, कैपेसिटर है, तो इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस हुआ, और कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, इसका रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका यदि डायमेंशन को हम बढ़ा दें और घटा दें, यदि छोटा कर दें, रेडियस को घटा देंगे तो तब भी कैपेसिटेंस घटेगा, और यदि बढ़ा दें तब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मतलब रेडियस घटाने से कैपेसिटेंस घटेगा, और यदि रेडियस को बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यही चीज़ मेन फंडा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।